हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के वीडियो लेक्चर देखने से पहले एक बार आप हमारे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर तथा एल्डिहाइड कीटोन से संबंधित वीडियो लेक्चर अवश्य देख लीजिएगा। यदि आपको इन वीडियो लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको ये जो सामने चैप्टर लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको समझने में आसानी होगी। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यदि आपको इस चैप्टर के पीडीएफ फाइल्स चाहिए तो वह भी अवेलेबल है। आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट करके मंगवा सकते हैं। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे यौगिकों को कहते हैं जिनमें कि COOH समूह होता है। इनकी पहचान ही यही है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में COOH ग्रुप लग रहा होगा तो हम कह देंगे कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का यौगिक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, RCOOH। इस प्रकार से लिखने का तात्पर्य ये बताना है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है वह दो समूह अर्थात कार्बोनाइल ग्रुप तथा OH ग्रुप अर्थात एल्कोहल ग्रुप से मिलकर के बना है। एल्कोहल ग्रुप का एक नाम और भी है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो कभी कभी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह को हम कार्बोक्साइल ग्रुप भी कह देते हैं। और आप समझ सकते हैं कि कार्बोक्साइल नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि कार्बोनाइल का तो हमने CARB शब्द ले लिए और जो एल्कोहल ग्रुप है उसका हमने लास्ट के शब्द OXOLY ये शब्द ले लिए। तो इस प्रकार हम कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह को हम कार्बोक्साइल ग्रुप भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो फेमस नाम है वह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही इसका फेमस नाम है। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दूं, यदि किसी यौगिक में COOH समूह लग रहा होता है तो हम उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का यौगिक कहते हैं। तो हमने यहाँ पर यह समझा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह दो समूहों से मिलकर के बना है, कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इस प्रकार से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह हमको प्राप्त हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण यौगिक है। ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक होते हैं उनका सामान्य सूत्र RCOOH होता है, जहां पर R कोई एल्काइल समूह होगा, जबकि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक समूह का सूत्र ArCOOH होता है, जहां पर AR अर्थात फिनाइल और उसके डेरिवेटिव यहां पर होंगे। के साथ साथ कार्बोक्सिलिक समूह का एक अन्य नाम और भी है, इसको फैटी एसिड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो उच्च ट्राई होते हैं वह हमको फैट में प्राप्त होते हैं, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 16 या 16 से अधिक होती है। तो इस सेक्शन में हमने ये समझा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के दो अन्य नाम और भी हैं। इनको हम कार्बोक्साइल ग्रुप भी कहते हैं, और इसका नाम क्यों पड़ा वो मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया। और इसका फैटी एसिड ग्रुप नाम क्यों पड़ा ये मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया, क्योंकि यह फैट्स में पाए जाते हैं। फैट में जो ट्राई एस्टर होते हैं या उच्च बसा अम्लों के ट्राई एस्टर जो होते हैं वह कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इनको हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं। तो बार बार ये शब्द आएंगे जिनमें से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, फैटी एसिड शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आइए कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड या वर्गीकृत कर सकते हैं: मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड और पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड।
तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ COOH ग्रुप के आधार पर हुआ है। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें कि एक COOH समूह पाया जाता है, जैसे कि HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें एक COOH समूह उपस्थित है। इसी प्रकार से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कि दो COOH समूह पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ऑक्सैलिक एसिड सबसे सिंपल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी प्रकार से हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड को बता सकते हैं जिनमें कि तीन COOH समूह उपस्थित होते हैं, उनको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और यदि तीन से अधिक COOH किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैं तो वह पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड की श्रेणी में आएगा। इनका एक एक करके हम आगे को अध्ययन कर लेंगे। आइए नेक्स्ट सेक्शन नोमेनक्लेचर की ओर बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर अर्थात नाम देने का तरीका। नाम देने के दो तरीके या मेथड होते हैं, साधारण पद्धति और IUPAC पद्धति। पहले हम साधारण पद्धति की बात कर लेते हैं। इसको हम ट्राइवियल सिस्टम कहते हैं। ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम इस प्रकार से दिया जाता है, कहाँ पर उसकी उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार का उसका कलर है, कैसा वो गंध देता है, इस आधार पर उनका नाम दिया जाता है। इसका कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि आप सामने लिखा हुआ देख सकते हैं, फॉर्मिक एसिड HCOOH को हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं क्योंकि ये लाल चींटी के डंक में पाया जाता है और लाल चींटी को हम लैटिन वर्ड फॉर्मिका से इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मिका का अर्थ होता है अंग्रेजी में लाल, रेड आंट, या हिंदी में लाल चींटी। तो लाल चींटी के डंक में ये पाया जाता है, इसलिए फॉर्मिक एसिड इसका नाम रखा गया। इसी क्रम में एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं क्योंकि यह लैटिन वर्ड एसिटम से मिलकर के बना है, जिसको हम अंग्रेजी में विनेगर अर्थात हिंदी में बोलते हैं इसको सिरका। तो सिरके का एक आवश्यक अवयव एसिटिक एसिड अर्थात CH3COOH होता है। तो चूंकि ये सिरका अर्थात विनेगर अर्थात एसिटम में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम एसिटिक एसिड रख दिया। इसी प्रकार से एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है CH3CH2CH2COOH। इसको हम ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं क्योंकि ये बटर का अवयव है, ये बटर में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम ब्यूटायरिक एसिड रख दिया। जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड समूह के यौगिक होते हैं वह सब फैटी एसिड्स कहलाते हैं। उनको हम बसा अम्ल कहते हैं क्योंकि वह सब बसा से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको कि जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी के सदस्य होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या 16 या 16 से अधिक होती है, वह सभी फैटी एसिड्स कहलाते हैं क्योंकि वह फैट अर्थात चर्बी अर्थात बसा से प्राप्त होते हैं। तो ये इनका नाम देने का एक ट्राइवियल सिस्टम था जिसका कोई सिस्टमेटिक बेस नहीं है। रंग, रूप, गंध, उत्पत्ति, स्थान के आधार पर इनका नाम रख दिया जाता है। आइए अब हम सिस्टमेटिक प्रोसेस IUPAC की स्टडी करते हैं। इसके लिए हमने अपना एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप उस वीडियो को देख करके IUPAC से संबंधित अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ तो मैं आपको केवल एक सतही नॉलेज अर्थात एक बेसिक नॉलेज ही यहाँ पर दूंगा जिससे कि आप कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिकों का IUPAC नाम देना सीख जाएं। देखिए, जब भी IUPAC नाम दिया जाता है तो हम इन 5 बॉक्स की हेल्प लेते हैं। इसमें जो बीच में बॉक्स है जिसको कि मैंने यहाँ पर एक नंबर दिया है, इसको हम मदर सीरीज या मातृ श्रृंखला बॉक्स बोलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 होती है तो उसको हम मैथ कहते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप। इसी प्रकार से ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। डेक का मतलब है 10 कार्बन परमाणु। उसके बाद हम मातृ श्रृंखला के बाद वाले बॉक्स को वरीयता देते हैं। उसमें मैंने 2 नंबर लिख रखा है, इसको बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न या प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स का ही मतलब होता है बात को लगने वाले। तो हम मातृ श्रृंखला के बाद सिंगल बॉन्ड यदि होते हैं तो फिर हम एन लगा देते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन लगा देते हैं। उसके बाद मातृ श्रृंखला से पहले वाले बॉक्स की इंपॉर्टेंस है जिसको मैंने 3 नंबर दिया है, PP लिखा है। PP का मतलब है प्राइमरी प्रीफिक्स।
प्राथमिक अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब ये होता है पहले लगने वाले, इनको हम मात्र श्रृंखला से पहले लगाते हैं। Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, F के लिए फ्लोरो, CH3 के लिए मिथाइल, C2H5 के लिए इथाइल। और उसके बाद लास्ट वाले बॉक्स की इंपॉर्टेंस है जिसको हम सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, द्वितीयक अनुलग्न। इनको हम प्राइमरी सफिक्स के बाद ही लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम COOH ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए जो अनुलग्न है वो है ओइक एसिड। और उसके बाद सबसे पहले वाले बॉक्स की इंपॉर्टेंस है जो कि हम प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले लगाएंगे। इसकी बात जब होगी जब आप सभी ग्रुप्स की स्टडी कर लेंगे। देखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह रखने वाले यौगिकों का नाम देने का जो की है अर्थात चाबी है वो आप सामने लिखी हुई देख सकते हैं, एल्केन। और उसमें से हम ई हटा करके ओइक एसिड जोड़ देंगे, क्योंकि ये ई और ओ दोनों ही वोवेल हैं, दो वोवेल एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए एक ई को यहाँ पर, एक वोवेल को यहाँ पर हटा देंगे। और इस प्रकार से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिकों का नाम एल्केनोइक एसिड रखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये HCOOH है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एक है, जो COOH का कार्बन होगा उसको सदैव हम स्मॉलेस्ट नंबर देने का प्रयास करेंगे और उसको स्मॉलेस्ट नंबर देते हुए मैक्सिमम लेंथ की मात्र श्रृंखला मदर सीरीज का चयन करेंगे। इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है CH3COOH, तो COOH के कार्बन को एक नंबर देकर के सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। इस प्रकार से यहाँ पर हमने 1 2 3, इसी प्रकार से यहाँ पर हमने 1 2 3 4, तो 4 कार्बन से क्या हुआ, ब्यूट। और क्या जोड़ देंगे, सब सिंगल बॉन्ड, उसके लिए एन माइनस ई कर दीजिए और ओइक एसिड स्मॉल करके लिख दीजिए, ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। यदि मुझे इसका नाम देना है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे प्रोप और एन लगा देंगे, ई हटा करके ओइक एसिड लगा देंगे, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे एथ, एन लगा दीजिए, ई हटा दीजिए, ओइक एसिड शॉर्ट करके लिख दीजिए एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड CH3COOH का नाम होगा। इसी प्रकार से HCOOH का नाम है मेथेनोइक एसिड। यद्यपि जो मेथेनोइक एसिड है और एथेनोइक एसिड है, इनके साधारण नाम ज्यादा प्रचलित हैं। इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, लेकिन कहीं पर भी ये पूछा जा सकता है कि जो फॉर्मिक एसिड है उसका IUPAC नाम बताइए, एसिटिक एसिड का IUPAC नाम बताइए, तो आप इस तरीके से इनके IUPAC नाम दे सकते हैं। यदि आपको इन डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आपको IUPAC से संबंधित जो इसका वीडियो लेक्चर है वो देखना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम देते समय हमने ये सीखा कि यदि मोनोकार्बोक्सिलिक अर्थात एक COOH रखने वाले यौगिक होते हैं तो COOH के कार्बन को एक नंबर देकर के सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और जो प्राइमरी सफिक्स है एन, इन, आइन, उसके ई को हटा करके ओइक एसिड जोड़ देते हैं। अब हम डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिकों का नाम देना सीखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का यौगिक लिख रखा है। तो यदि 2 COOH होते हैं तो इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं कि एक COOH को तो पहला नंबर मिले और दूसरे को आखिरी नंबर मिले। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये सीरीज लिख रखी है और COOH यहाँ पर है, तो मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 एंड 5। एक COOH को पहला नंबर और दूसरे को आखिरी नंबर, इस तरीके से मैंने नंबरिंग करी है। तो ये जो यहाँ पे
प्राइमरी सफिक्स मिथाइल आया है उसको भी छोटा नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया। अगर मैं इस प्रकार से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 तो फिर मिथाइल को 4 नंबर आता। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो इसकी नंबरिंग होगी वह इस प्रकार से होगी। और इनका नाम देते समय 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ रहे हैं एन प्लस 2 COOH है, 1 और 2 कार्बन पे 1 2 डाई ओइक अम्ल। इसको लिख देंगे हम एथेन 1 2 डाई ओइक अम्ल। अगर अंग्रेजी की बात करूं तो एथ प्लस एन प्लस 1 2 डाई ओइक एसिड। यहां पर इस वाले ई को हटाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो एन इन आइन का ई होगा वो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ ही हटता है। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। इसका नाम हो गया है। इसकी बात करते हैं, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम पेंट का यूज करेंगे, एन लगा देंगे, पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। और ये मिथाइल 2 पर लग रहा है, 2 मिथाइल संभाल के लिख दीजिए, 2 मिथाइल पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। और यदि आपको डिटेल से समझना है तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित जो वीडियो लेक्चर है वह समझना होगा। देखिए सामने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल यौगिकों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये COOH लग रहा है बेंजीन न्यूक्लियस में, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल और यही इसका IUPAC नाम भी है, बेंजोइक अम्ल। अब इसके सेकंड पोजीशन पर NH2 लग रहा है, साधारण नाम है इसका एंथ्रानिलिक अम्ल, लेकिन इसका IUPAC नाम होगा 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। अगर मान लीजिए यहाँ पर चार नंबर पर लग रहा होता है NH2 तो इसका नाम होता 4 अमीनो बेंजोइक अम्ल। Cl लग रहा होता तो 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड और यहाँ पर Cl लग रहा होता तो 4 क्लोरो बेंजोइक अम्ल। इस प्रकार से इनके IUPAC नाम दिए जा सकते हैं। देखिए IUPAC से संबंधित जो भी नेसेसरी बातें थी वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करी। यदि आपको इनको डिटेल से समझना है तो आपको हमारा IUPAC से संबंधित वीडियो लेक्चर देखना होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो COOH ग्रुप है उसके पास एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है। कार्बन का sp2 संकरण होता है और एक ऑक्सीजन का sp2 संकरण और दूसरे वाले ऑक्सीजन का sp3 संकरण होता है। यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में sp2 संकरण पाया जाता है, 3 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है। यदि मैं इसको हल्के हल्के फिर से हिंदी में बोलूं तो 3 संकरित इलेक्ट्रॉन है और 1 असंकरित इलेक्ट्रॉन है। जबकि जो ऑक्सीजन sp2 संकरण प्रदर्शित कर रहा है उसके पास एक हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है जो कि अयुग्मित है और 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइब्रिड है, संकरित है, जबकि एक अनहाइब्रिड अर्थात असंकृत इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर मैं दूसरे वाले ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन पर sp3 संकरण हो रहा है। चारों के चारों जो आप ऑर्बिटल्स देख रहे हैं वह संकरित हैं। ये वाले लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं और ये वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। तो पहले हम कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन और इसका एक जो हाइब्रिड अनपेड इलेक्ट्रॉन है वह एल्काइल के कार्बन से सिग्मा बॉन्ड
बनाएगा। दूसरा जो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है वह ऑक्सीजन के साथ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और जो तीसरा वाला जो इसका हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये वाला दूसरा वाला ऑक्सीजन का अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहां पर युग्मित हो जाएगा। अब ये बचा हाइब्रिड अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अब ये कार्बन का अनहाइब्रिड, इसको मैं यहां बना देता हूं ऑर्बिटल को पतला और लंबा, और ये वाला अनहाइब्रिड इसको भी मैं बना देता हूं पतला और लंबा। ये आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। और लोन पेयर भी दिखा देता हूं। ये वाला ऑक्सीजन जो है sp2 हाइब्रिड है, इस पे पास 2 लोन पेयर हैं। तो एक लोन पेयर ये हो गया और एक लोन पेयर इस प्रकार से हो गया। इस वाले ऑक्सीजन का दिखा दीजिए लोन पेयर। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, इसको यहां पर हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। ये लोन पेयर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये लोन पेयर आ गए। इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये लोन पेयर आ गए। इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल के स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। यदि आपको कठिनाई या परेशानी आ रही हो तो एक बार वीडियो को रिमाइंड कर लीजिएगा, पीछे को बढ़ा दीजिएगा और फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 1-2 बार जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह के स्ट्रक्चर को हम समझ चुके हैं और हमने यहाँ पर जाना कि कार्बन से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकेलाइज हो जाते हैं, अर्थात विस्थानीकृत हो जाते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं और इस प्रकार से एक इनकी अनुनादी संरचना और हमको प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से पहले बना देता हूं, फिर मैं समझाने का प्रयास करूंगा इसको। देखिए, ये वाले जो लोन पेयर हैं ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर एक अनुनादी संरचना बन जाती है। तो कभी तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और कभी इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। ये वाला ऑक्सीजन अलग है क्योंकि इससे हाइड्रोजन अटैच नहीं है, और ये वाला ऑक्सीजन अलग है, इससे हाइड्रोजन अटैच है। इन दोनों का जो अनुनादी संकर होगा वह इस प्रकार से बना देते हैं। अनुनादी संकर का मतलब है मिला जुला रूप। तो पाई बॉन्ड थोड़ा सा इसके ऊपर होगा और थोड़ा सा पाई बॉन्ड इसको ऊपर होगा, जिसको हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो किया है। और ये इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा जो मैंने बाहर लगा दिया है, और यहाँ पर जो है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का अनुनादी संकर है। अनुनादी संकर का मतलब है इस वाली अनुनादी संरचना रियूनिटिंग स्ट्रक्चर और इस वाली अनुनादी संरचना रियूनिटिंग स्ट्रक्चर का मिला जुला रूप। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल इस प्रकार से। नए टॉपिक की ओर चलते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम जो कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसकी हम रिएक्टिविटी की तुलना करना का प्रयास करेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो सामने मैंने यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर बना रखा है। आप जानते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन में उपस्थित होता है और ये इस प्रकार से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है। जो इसकी फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपके लिए फैमिलियर है, उसको आप समझते हैं। लेकिन सेकंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वे ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो गए हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश आ गया है। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह ये निम्नलिखित 3 अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है, तीसरी, चौथी और पांचवी। तीसरी और पांचवी को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो चौथी संरचना है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्बन पर धनावेश और ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है और एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि पाई इलेक्ट्रॉन के कारण है वो इसके ऊपर
बढ़ जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ये 3 संरचनाएं तीसरी, चौथी और पांचवी प्रदर्शित करता है। तो पहली दृष्टि में हमको यहाँ पर दिख रहा होगा कि साहब जिसकी रियूनिटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी क्रियाशीलता कम होगी। तो ये तो एक लॉजिक है ही कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कम क्रियाशील होते हैं, जबकि कार्बोनाइल अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन अधिक क्रियाशील होते हैं। इस बात से भी हमारा अंदाजा लग सकता है। अगर हमसे कोई पूछता है कि साहब एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक में कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो एल्डिहाइड कीटोन अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि उनकी दो ही रियूनिटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो कम स्थायी होते हैं और अधिक क्रियाशील होते हैं। लेकिन हम इसको एक और प्रकार से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि हम कार्बोनाइल की स्ट्रक्चर नंबर 1 देखें तो आप उसमें देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किसी पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, जबकि जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो गए हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन पर ऋण आवेश और कार्बन पर धन आवेश आ गया। अभी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की थर्ड स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर कोई भी आवेश आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम इसकी फोर्थ स्ट्रक्चर देखें तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, वैसे ही मैं इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो गए हैं। इस प्रकार से कार्बन पर धन आवेश और ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाएगा। और जो पांचवी संरचना है वो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के कारण है, जो कि हमने अभी स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो यदि मैं फिर से कार्बोनाइल ग्रुप की बात करूं तो इसमें अगर मैं सेकंड स्ट्रक्चर को देखता हूं तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन का अष्टक पूरा नहीं है। तो इन दोनों संरचनाओं में सेकंड स्ट्रक्चर की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन का अष्टक पूरा नहीं है, उसकी अंतिम कक्षा में 2, 2, 4 और 2, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से यहाँ पे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो संरचना मैंने बनाई है उसमें से जो फोर्थ स्ट्रक्चर है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का अष्टक पूरा नहीं है, उसकी अंतिम कक्षा में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है वो पहले स्ट्रक्चर की है, थर्ड स्ट्रक्चर की है और फिफ्थ स्ट्रक्चर की है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं वो है थर्ड और फिफ्थ, जबकि कार्बोक्सिलिक की जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो है फर्स्ट। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि स्टेबल स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक की ज्यादा है तो वह अधिक स्थायी है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनाइल की स्टेबल स्ट्रक्चर्स कम है। जब स्टेबिलिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, अर्थात कार्बोनाइल अधिक क्रियाशील है। और कार्बोनाइल से तात्पर्य है एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल से अधिक क्रियाशील होते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पर कोई इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि HCHO और HCOOH में कौन अधिक क्रियाशील है, तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल से, ये फॉर्मिक अम्ल है, इससे अधिक क्रियाशील ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो इस प्रकार से हम इनकी एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और मैं ले लूं इस प्रकार से कि CH3COOH और CH3COCH3 और CH3CHO, इनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? बहुविकल्पी में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो एल्डिहाइड है, यानी कि एसिटल्डिहाइड अधिक क्रियाशील है। तो इस प्रकार से जो रिएक्टिविटी के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिलते हैं वो आप इसको कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हम पढ़ चुके हैं और वहां पर हमने ये सीखा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक होते हैं वह एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। उनकी क्रियाशीलता की कम होने का क्या कारण है, वहां पर हमने उसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया। आइए अब नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिकों को किस प्रकार बना सकते हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं फिर से आपसे एक बार ये कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे एल्डिहाइड कीटोन से संबंधित वीडियो लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं तो सामने लिखी हुई जो प्रिपरेशंस हैं उनको समझने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उन्हीं का एक सीक्वेंस है, उन्हीं को
हमने आगे की ओर बढ़ाया है। इस क्रम में जो पहली रिएक्शन है वो है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल। अब प्राइमरी एल्कोहल का कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आता है तो आप फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के बारे में भी समझ सकते हैं। जब हम प्राइमरी एल्कोहल्स का ऑक्सीकरण कर देते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक प्राप्त होते हैं। आप सामने इक्वेशन लिखी हुई देख सकते हैं, RCH2OH। यहाँ पर हमने KMnO4 अम्लीय माध्यम में लिया है और हमने इसका ऑक्सीकरण कर दिया तो हमको कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक प्राप्त हो गए RCOOH। एक जनरल रिएक्शन है, R की जगह आप H लगा सकते हैं या फिर CH3 लगा सकते हैं या फिर C2H5 लगा सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी रिएक्शन है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से भी हम कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक बना सकते हैं। यहाँ पर भी हमने एल्डिहाइड समूह युक्त यौगिकों का ऑक्सीकरण कर दिया, उसके लिए हमने यहाँ पे टोलन रिएजेंट का यूज किया है और जो एल्डिहाइड समूह के यौगिक हैं वो कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिकों में चेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार से नाइट्राइल, इनको हम साइनाइड बोलते हैं। जब हम इनका जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। इसी क्रम में एमाइड, RCONH2 का जब हम जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। ये सब जनरल रिएक्शंस हैं। R की जगह आप H लगा सकते हैं या फिर R की जगह आप मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल लगा करके कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक बना सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी प्रकार से इनको अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा। इस क्रम में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एसिड हैलाइड और एसिड के एनहाइड्रेट का हम जल अपघटन कर देंगे। ये एसिड का हैलाइड है, जब हम इसका जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो RCOOH प्लस HCl हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये एसिड का एनहाइड्राइड है, जल अपघटन करने पर ये कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक देता है। एस्टर भी जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक समूह और अल्कोहल का मिक्सचर देते हैं। RCOOR प्लस HOH इक्वल टू RCOOH प्लस R-OH। ये रिएक्शन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अग्र दिशा में ये अभिक्रिया हो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा अम्ल का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमको कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। गिरनाल अभिकर्मकों के द्वारा भी हम कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। जब हम CO2 की अभिक्रिया ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक प्राप्त होते हैं। दो पदों में ये अभिक्रिया होती है। पहले पद में यहाँ पर ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक का CO2 अणु के ऊपर एडिशन होता है इस प्रकार से OMgX, और दूसरे पद में हम इसका जल अपघटन कर देंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको जल अपघटित कर देंगे H और इधर यहाँ पर OH, तो आप देखेंगे RCOOH। ये कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक हमको प्राप्त हो जाएंगे और MgXOH। ये रिएक्शंस अनेक बार हम पीछे पढ़ चुके हैं, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर रहा हो, चाहे वो एल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर रहा हो, या फिर एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड वाला चैप्टर रहा हो। मैं आपसे शुरू से यही कहता आ रहा हूँ कि एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अनुसार ही आपको स्टडी करनी है। यदि आपको एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको एल्कोहल फिनॉल और ईथर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उसी क्रम में आप आगे की ओर बढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन, और उसी क्रम में नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक। तो एक सीक्वेंस है, आपको ये सब वीडियो लेक्चर देखने ही होंगे तभी आपको यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा। फिलहाल आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी प्रकार इसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक बनाने की जो महत्वपूर्ण विधियां थी वो हमने यहाँ पर समझी। अब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिकों के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। आइए पहली भौतिक गुण की स्टडी करते हैं। यहाँ पर पहले भौतिक गुण के रूप में हमने गंध अर्थात स्मेल को लिया है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक होते हैं उनमें गंध में बहुत वेरिएशन पाया जाता है, जैसे कि आप सामने लिखे हुआ देख सकते हैं। शुरू के जो 3 एलिफेटिक अम्ल हैं अर्थात फॉर्मिक अम्ल, एसिडिक अम्ल और प्रोपियोनिक अम्ल, यह रंगहीन मधुर गंध के द्रव होते हैं, जबकि शेष 6 एलिफेटिक अम्ल जिसमें कि कार्बन परमाणु की संख्या 4 से लेकर 9 तक होती है वह रंगहीन तेलीय द्रव होते हैं। इनकी गंध
बहुत अरुचिकर होती है। इससे आगे वाले अर्थात जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 10 या 10 से अधिक होती है वह वैक्सी सॉलिड होते हैं और रंगहीन होते हैं और इनकी गंध भिन्न भिन्न होती है, कुछ खुशबूदार होते हैं, कुछ बदबूदार होते हैं, कुछ गंधहीन होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यौगिकों के केस में आप गंध के बारे में अलग अलग वेरिएशन पाएंगे। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में हमने यहाँ पे विलेयता ली है और जब भी विलेयता की बात की जाती है तो फिर हम जल में विलेयता देखते हैं। जो कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक होते हैं वह जल में विलय होते हैं। इसका कारण ये है कि ये जल के साथ सरलता से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इस प्रकार से ये कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक, और ये यहाँ पर मैंने एक जल का अणु ले लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन का परमाणु है दो अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन के बीच में आ गया है और इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और जल में ये घुल जाएंगे। इसको आप ऐसे भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर ये हाइड्रोजन का परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु के बीच में आ गया है, ये जल में विलय हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये जो एल्काइल पोर्शन है इसकी साइज बढ़ता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यौगिकों के जल में विलेयता घटती चली जाती है, क्योंकि ये जो एल्काइल है अगर बड़े साइज का हो जाएगा तो ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कठिनाई उत्पन्न करता है और इस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक जल में नहीं घुल पाते हैं। तो जो छोटे कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है वह जल में विलय होते हैं और जैसे जैसे एल्काइल समूह के कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है उनकी जल में विलेयता घटती जाती है। नेक्स्ट भौतिक गुण का अध्ययन करते हैं जिसको हमने क्वथनांक के रूप में लिया है। जो कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक होते हैं वह संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं। इनका कारण ये है कि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक समूह का ये यौगिक है और ये दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह का यौगिक है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इस प्रकार से और इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दो यौगिक आपस में जुड़ जाते हैं और यही कारण है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक होते हैं वह डाइमर फॉर्म में रहते हैं, दो ही आणविक अवस्था में रहते हैं, अर्थात दो अणु इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं जिससे कि इनका क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक की तुलना में अधिक हो जाता है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और उसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया, पेपर में बहुत अधिक आता है कि कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिकों का जो क्वथनांक है वह संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्यों होता है। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक हैं वह दो ही आणविक अवस्था में अर्थात डाइमेरिक फॉर्म में रहते हैं क्योंकि वह हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से इनका जो क्वथनांक है वह संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक हो जाता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिकों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उनमें वेरिएशन पाया जाता है, वह घटते बढ़ते रहते हैं। जो सम कार्बन परमाणु रखने वाले अर्थात जिनमें 2 या 4 या 6 या 8 कार्बन परमाणु होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है और जिन कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिकों में विषम कार्बन परमाणु होते हैं अर्थात 3, 5, 7 उनका मेल्टिंग पॉइंट अपने से पहले वाले कार्बनिक यौगिक से कम होता है। इसका कारण ये है कि जो सम कार्बन परमाणु रखने वाले कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक होते हैं उनमें जो COOH ग्रुप और जो एल्काइल ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, जबकि जो विषम कार्बन परमाणु रखने वाले कार्बनिक यौगिक हैं उनमें एल्काइल पोर्शन और COOH पोर्शन एक ही साइड में होता है। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 कार्बन परमाणु रखने वाला कार्बोक्सिलिक है, एल्काइल पोर्शन और कार्बोक्सिलिक पोर्शन एक ही साइड में है, जबकि यहाँ पर जो सम कार्बन परमाणु रखने वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का यौगिक है उनमें एल्काइल पोर्शन और
कार्बोक्सिलिक पोर्शन एक दूसरे के अपोजिट है। एक एग्जाम्पल के द्वारा और स्पष्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी बार में 6 कार्बन परमाणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का यौगिक बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 एल्काइल पोर्शन और कार्बोक्सिलिक पोर्शन एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर अगर मैं 5 कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक समूह का यौगिक बनाऊं तो उनमें एल्काइल पोर्शन और कार्बोक्सिलिक पोर्शन एक ही साइड में आते हैं। इस कारण से जो सम कार्बन परमाणु रखने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है और विषम कार्बन परमाणु रखने वाले कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिकों का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इस प्रकार ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का इंट्रोडक्शन, उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उनकी रिएक्टिविटी और फिजिकल प्रॉपर्टी तथा बनाने की विधियों का अध्ययन किया। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिकों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। और मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि जो कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिकों का जो वीडियो लेक्चर है उसको देखने से पहले आप एक बार अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन का वीडियो लेक्चर अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि वही सारी रिएक्शंस हमको बार बार रिपीट करनी है जो कि हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में या फिर हेलो एल्केन, हेलो एरीन वाले चैप्टर में पढ़ रखी हैं। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस वीडियो लेक्चर के PDF फाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यदि आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनको मंगवा सकते हैं। जब भी आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखें अपने शब्दों में अपने नोट्स अवश्य बनाएं। इसके लिए आप अपनी बुक और PDF फाइल की हेल्प ले सकते हैं। वीडियो देखिएगा, PDF फाइल देखिएगा और अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाइएगा और उन पर आप इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट अवश्य लिखिएगा, जिससे कि जब आप पेपर टाइम में रिवीजन करें तो आपको आसानी हो सके।